हेलो स्टूडेंट्स, डेली क्लासेस में आपका स्वागत है। हिंदी, इंग्लिश, जीके, करंट अफेयर और साइंस डेली डोज क्लास आज 2 आपके रहने वाली है। शानदार आपके क्लास रहने वाली है। इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे करवाऊँगा। इस तरह आपकी टोटल ये 50 क्लासेज होंगी। जो स्टूडेंट 50 क्लास कंप्लीट कर लेगा वो कहीं नहीं अटकेगा। एक तो ये बताओ, जो स्टेनो वाले बच्चे हैं वो अच्छे से ढंग से क्लास को लिया करो। साथ ही जो एलडीसी की तैयारी कर रहे हैं वो भी ये क्लास ले सकते हैं। आप राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, इन क्लास को आप ले सकते हो। रामबाण क्लास आपके लिए रहेंगी, सीधा आपका ये सिलेक्शन आपको दिलवा देंगी। जो स्टूडेंट RSM-SSB स्टेनो की तैयारी करें, कोर्स लेना है, डेली क्लासेस की ऐप पर जाकर वो कोर्स ले सकते हैं। कोर्स में आपको क्लासेज भी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज भी आपको वहीं पर मिल जाएगी। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। और जल्द आपके मार्केट में मॉडल पेपर टेस्ट सीरीज भी आने वाले हैं। लगभग 10 जून तक आपको पूरे राजस्थान में अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ विलोम शब्दों के बारे में बातें करेंगे। देखो, उग्र का विलोम शब्द सौम्य होता है। उग्र का सौम्य होगा, जैसे हम बोलते हैं ना उग्रवादी। वैसे सौम्य का मतलब क्या होता है? शीतल हो, जो एकदम काइंडली मैन हो, बेनाइन हो एकदम, उसको हम सौम्य बोलते हैं। तो उग्र का क्या होगा? सौम्य होगा। आश्रित का निराश्रित होगा, किसी पर आश्रित रहना। और जो नहीं रहेगा वो क्या होगा? निराश्रित हो जाता है, बेपना, शरणहीन जिसको हम बोलते हैं। तो आश्रित का निराश्रित होगा। ईद का मुहर्रम होता है। ईद का विलोम शब्द मुहर्रम होता है। जैसे मुहर्रम की बात करें, हिजरी या हम बात करें इस्लामी वर्ष का पहला महीना होता है। हिजरी वर्ष का आरंभ इसी महीने से होता है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ईद का मुहर्रम होता है। उपकार का अपकार होता है, किसी पे उपकार करना या अपकार। अपकार का मतलब बुराई करना, किसी पे उपकार कर देना, तो उपकार का अपकार होता है। गहरा का उथला होता है। उथला मतलब कम गहरा, तो गहरा का उथला होता है। गहरा जो चीज़ गहरी हो, उथला मतलब कम गहरी हो। गौण का प्रमुख होता है। गौण का मतलब होता है अप्रधान, और प्रमुख का मतलब होता है जो प्रमुख हो, जो प्रधान हो। तो गौण का प्रमुख होता है, गौण का प्रमुख होता है। ऐसे ही तेजस्वी का निस्तेज होता है। तेजस्वी, निस्तेज, तेजस्वी एकदम तेज हो, निस्तेज जो बिना तेज के साथ हो। दुष्कर का सुकर होता है। एक तो होता है दुष्कर, एक होता है सुकर। सुकर मतलब जो सरल होता है, आसान होता है, इजी होता है, सुकर बोलते हैं उसे। जो सरल होता है, आसान होता है, इजी होता है। तो दुष्कर का विलोम शब्द क्या होगा? सुकर होगा। प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। जैसे प्रवृत्ति का मतलब होता है आरंभ, मन का झुकाव, और निवृत्ति का मतलब होता है लौटना, वापस आ जाना, उसको बोलते हैं। तो प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है, प्रवृत्ति का निवृत्ति होता है। इनके मतलब मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप इनको लंबे समय तक याद रख सको। मग्न का दुखी होता है। मग्न का मतलब होता है किसी में डूबा हुआ, लीन, एकदम तल्लीन, तन्मय, उसको बोलते हैं मग्न। तो मग्न का दुखी होता है। ये देखो 10 विलोम शब्द मैं वापस जल्दी रिपीट कर रहा हूँ। आप कोशिश करना बिना देखे इनको बोल सको। उग्र का विलोम शब्द सौम्य होता है। आश्रित का निराश्रित होता है। ईद का मुहर्रम होता है। उपकार का अपकार होता है। गहरा, उथला, गौण, प्रमुख, तेजस्वी, निस्तेज, दुष्कर, सुकर, प्रवृत्ति, निवृत्ति, और मग्न का दुखी होता है। मग्न का दुखी होता है। अनेकार्थक शब्द देखते हैं। अनेकार्थक शब्द का मतलब हो गया जिनके एक से ज़्यादा अर्थ निकलते हों, उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं। इम्पोर्टेंट 5 अनेकार्थक शब्द लिए हैं। देखो, जो 50 क्लासेज आपकी हो जाएंगी तब तक तो ये सारी चीज़ें आपके एकदम कंठस्थ हो जाएंगी। एग्ज़ाम में कहीं से भी आओ, आप कहीं नहीं अटकोगे। काल, काल समय को भी बोलते हैं, काल अवसर को भी बोलते हैं, काल शिवजी को भी बोलते हैं। जैसे आपने सुना होगा महाकाल, तो काल शिवजी को भी बोलते हैं। काल मुहूर्त को भी बोलते हैं, काल युग को भी बोलते हैं। ध्यान रखना, काल समय को भी बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, अच्छा काल नहीं चल रहा, मतलब अच्छा समय नहीं चल रहा। काल अवसर को भी बोलते हैं, शिव को भी बोलते हैं, मुहूर्त को भी बोलते हैं, युग को भी बोलते हैं। तो काल, समय, अवसर, शिव, मुहूर्त और युग
देखो एक काम कर लेना, जैसे पिछली बार जब मैंने ये डेली डोज की क्लास एलडीसी वाले बच्चों को के लिए लगाई थी, तब उनको भी मैंने बोला था कि मैं करवा रहा हूँ आपको, आप क्लास ले रहे हो, बहुत अच्छी बात है। साथ साथ कोशिश करना एक अपनी अलग से कॉपी भी बनाना, उसमें लिखना। एलडीसी वाले बच्चों ने भी ये किया था, आज सिलेक्शन लेकर बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपका भी शॉर्ट सिलेक्शन हो, इसलिए आप भी एक कॉपी अलग से बनाएं, उनमें सबको लिखें। जैसे 5 मैंने अनेकार्थक शब्द करवाए हैं, आपने लगभग 10 से 15 पेज छोड़ दो अनेकार्थक शब्द के, जैसे 5 करवाऊँ रोजाना, उसी पेज में लिखो। जहाँ मैं विलोम शब्द करवा रहा हूँ तो एक पेज विलोम शब्द का बना लो, 10-15 पेज छोड़ दो विलोम शब्द के लिए भी। ऐसे सीक्वेंस से करो, उनको याद करते करते चलो। बीच में आपको 1-2 दिन का गैप भी दे रहा हूँ ताकि आप याद कर लो। ऐसे करोगे ना तो सारे याद हो जाएंगे, सिलेक्शन ले जाओगे। कृष्ण, कृष्ण काला होता है, कौवा भी होता है, अंधकार भी होता है, और वासुदेव पुत्र को भी हम कृष्ण बोलते हैं। कृष्ण का मतलब काला, कौवा, अंधकार, वासुदेव पुत्र। वासुदेव पुत्र क्या बोलते हैं तो श्री कृष्ण जी तो बोलते थे उनको। तो कृष्ण काला, कौवा, अंधकार, वासुदेव पुत्र, ध्यान रखना है। जैसे कृष्ण पक्ष भी आता है हमारे तो वो अंधकार का सूचक है। तो कृष्ण मतलब काला, कौवा, अंधकार, वासुदेव पुत्र। शेष का मतलब क्या होता है? शेष का मतलब होता है बचा हुआ हो जो। शेष का मतलब जो शेष रह गया, जो अंत हो। शेष हम सर्प को भी बोलते हैं, जैसे शेष नाग सुना होगा, शेष नाग, तो शेष हम सर्प को भी बोलते हैं, सांप को भी बोलते हैं। और शेष सीमा भी होता है, शेष का मतलब सीमा भी होता है। अगला है वर्ण। वर्ण क्या होती है? जाति, समूह है, रंग, ध्वनि, अक्षर, प्रशंसा, पोशाक। और वर्ण सोना को भी बोलते हैं, जैसे कनक देखा था, कनक सोना को बोलते हैं। तो आपको याद रखना है, वर्ण सोना को भी बोलते हैं। अंतिम है द्विज। द्विज एग्ज़ाम वालों का पता नहीं क्यों लेकिन फेवरेट है। हर साल एक ना एक एग्ज़ाम में द्विज पूछ लिया जाता है। देखो द्विज का मतलब ऐसे द्विजन्मा होता है, द्विज का मतलब ऐसे द्विजन्मा होता है, ठीक है। तो ब्राह्मण को बोल सकते हैं द्विज, पक्षी को बोल सकते हैं, दांत को बोल सकते हैं, चंद्रमा को बोल सकते हैं, द्विजन्मा को बोल सकते हैं। तो द्विज की बात करेंगे, द्विज हमारे ब्राह्मण को बोलेंगे, पक्षी को बोलेंगे, दांत को बोलेंगे, चंद्रमा को बोलेंगे, द्विजन्मा को हम बोल देंगे। अब आपके लिए अच्छे अच्छे 5 मुहावरे और लोकोक्तियाँ हैं। गले का हार अत्यंत प्रिय, जैसे किसी के लिए बोलते हैं ना, अरे इसको तो कुछ मत बोलना, ये तो मेरे गले का हार है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। तो गले का हार होना, जैसे महिलाओं गले में जो हार पहनती हैं वो उनको अत्यंत प्रिय होता है। ऐसे दिखाएंगे भी, ये देखो ये सोने का हार है, इतने का लेकर आई थी, तेरा वाला तो कम बढ़िया लग रहा है, मेरा वाला देख कैसे चमक रहा है। तो ये गले का हार का मतलब अत्यंत प्रिय लगना। गांठ पड़ना, द्वेष का स्थायी हो जाना। बोलते हैं कि उनके रिश्तों में तो गांठ पड़ चुकी है, मतलब द्वेष स्थायी हो चुका है। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। मतलब गांठ एक पड़ जाती है, द्वेष स्थायी रह जाता है। अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ पूरा करना। कुछ लोग ऐसे मिलेंगे आपको जीवन में, हमें लगता है कि ये हमारे बारे में सोचते हैं, हमारा भला सोचते हैं, हमारा साथी है, लेकिन अपना उल्लू जैसे सीधा हुआ वो निकल जाएंगे। और ऐसे लोगों का पाला आपको अपने जीवन में पड़ेगा ही पड़ेगा, जो स्वार्थी होते हैं, जिनको केवल अपना स्वार्थ दिखता है, अपना उल्लू दिखता है। तो अपना उल्लू सीधा करना, अपना स्वार्थ केवल पूरा करना। अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, अपनी बड़ाई खुद करना। जैसे कई लोग बोलते हैं ना, मेरे को तो ये आता है, वो आता है, ऐसे कर दूंगा, वैसे कर दूंगा, होना जाना कुछ नहीं है। तो अपने मुंह में मिट्ठू बनना, अपनी बड़ाई स्वयं करना, खुद करना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। जैसे क्या होता है आजकल, जैसे माता पिता बच्चों को बोल देते हैं कि पढ़ाई करने बैठ जाओ, सामने किताब लेंगे, मोबाइल ले लेंगे, पबजी खेलने लग जाएंगे, मोबाइल चलाने लग जाएंगे। तो कर क्या रहे हैं? आँखों में धूल झोंक रहे हैं, धोखा देना। आँखों में धूल झोंकना, धोखा देना। देखो मुहावरे और लोकोक्तियाँ जितनी एग्जाम्पल्स से सेट करोगे ना, आप याद करोगे ना, उतने आपके अच्छे से ढंग से याद होंगे। तो ये कोशिश करना, इनको आप एग्जाम्पल के साथ साथ याद करो, अच्छे से आपके ढंग से याद होंगे।
अगला है शब्द शुद्धि। शब्द शुद्धि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैंने आपके लिए इस बार 10 शब्द शुद्धि में लेकर आया हूँ, क्योंकि ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी टॉपिक है। 10 हम शब्द शुद्धि करते हुए चलेंगे। इच्छा, इच्छा में ई की बड़ी मात्रा आती है। इच्छा, इच्छा का मतलब होता है दृष्टि। क्या होता है? दृष्टि होता है। औद्योगिक, औद्योगिक होता है। देखो जितने भी शब्द शुद्धि करवाऊँ, लिख लिख कर प्रैक्टिस करना, अलग से लिखना। लिखोगे तो ही माइंड में सेट होगा। आप सोच रहे हो क्लास ले लिया देख लिया, बिल्कुल नहीं होगा। लिखना है, लिख लिख के करना है। बाकी एग्ज़ाम में आपको मिल जाएंगे यहाँ से सीधा सीधा, लेकिन अगर लिखोगे नहीं तो एग्ज़ाम में गलत कराओगे। स्थायित्व है, स्थायित्व होता हो, ई की छोटी मात्रा होती है। स्थायित्व है, स्थायित्व है। अंतःकरण, वैसे ये अंतःकरण होता है। देखो यहाँ पे बिंदी भी है, ये रह गई होगी लगने से। अंतःकरण होता है ना, अंतः ऊपर बिंदी, अंतःकरण। अंतःकरण इसको बोलते हैं, अंतःकरण। प्रत्यर्पण, ये प्रत्यार्पण नहीं होता है, ध्यान रखना। जैसे प्रति प्लस अर्पण से बना तो प्रत्यर्पण होता है, प्रत्यार्पण मत करना। प्रत्यर्पण इसको हम बोलते हैं, प्रत्यर्पण कहलाता है, आपको ध्यान रखना है। जगत हलंत आएगा, जगत हलंत आएगा। दुरावस्था नहीं होता, गलत होता है दुरावस्था, दुर्वस्था होता है। क्या होता है? दुर्वस्था होता है, दुरावस्था नहीं होता, दुर्वस्था होता है। जैसे कई बार हम बोलते हैं ना ये तो निर्दोषी है यार, इसको तो छोड़ो, ये तो निर्दोषी है। निर्दोषी शब्द नहीं होता है, निर्दोष होता है। शुद्ध शब्द क्या होता है? निर्दोष होता है, निर्दोष बोलते हैं उसको। प्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक होता है। प्रासंगिक नहीं होता, प्रासंगिक होता है। ऐसे ही प्रौढ़ होता है, ये प्रौढ़। अच्छा, ये प्रौढ़ शब्द बना कैसे है? अगर किसी की संधि अच्छी है तो आप कमेंट करना कि प्रौढ़ शब्द कैसे बना, कौन सी संधि है, क्या इसमें कोई अपवाद भी है क्या? कमेंट बॉक्स में कमेंट करना इसका, प्रौढ़ का। वैसे तो मैं कई बार करवा चुका हूँ, आप एक बार कमेंट जरूर करना। आज मैं थोड़ा सा आपको विराम चिन्ह के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा मैं आपको इस जो बच्चों को कोर्स करवाया है उसमें भी मैंने टॉपिक करवाया था, तो आज थोड़ा सा आपको भी विराम चिन्ह के बारे में बताऊँगा। अगर आपके याद होता है तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। विराम चिन्ह के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो, विराम का शाब्दिक अर्थ होता है ठहराव अथवा रुकना। विराम का मतलब क्या हुआ? विराम का मतलब होता है ठहराव अथवा रुकना। जब हम अपने भावों या विचारों को व्यक्त करते समय वाक्य के अंत में या कभी कभी बीच में ही सांस लेने के लिए रुकते हैं, उसे विराम कहते हैं। जैसे मान लो अभी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने भाव या विचार जब प्रकट कर रहा हूँ तो कर क्या रहा हूँ? बीच बीच में सांस लेने के लिए रुक भी रहा हूँ, इसे विराम कहते हैं। ये बात हो गई बोलने की। अब लिखने की बात करेंगे तो लिखते समय विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है वही विराम चिन्ह हो जाएंगे। जब हम लिखेंगे तो विराम के जो स्थान होंगे वहाँ हम कोई ना कोई चिन्ह लगाएंगे, वो विराम चिन्ह कहलाएंगे। इनके अनुचित प्रयोग से अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अगर आपने गलत जगह विराम लगा दिया तो अर्थ का अनर्थ भी हो जाता है। अब ये कैसे हो जाता है वो आप समझना। सोचो कि आप रोड पे से जा रहे हो, ये हो आप जा रहे हो रोड पे, ठीक है, या आपके सामने एक पुलिस वाला है इधर, या आपके एक कोई पुलिस वाला है, आपको बोल रहा है कि ये यहाँ पे कोई चोर भाग रहा है, आपको बोल रहा है इसको कि रोको मत जाने दो। क्या बोल रहा है? रोको मत जाने दो। अब आपने क्या विराम चिन्ह नहीं देखा इसमें, आपने इसको ऐसे समझ लिया रोको मत जाने दो। आपने क्या समझ लिया? रोको मत जाने दो, ऐसे समझ लिया आपने। ये विराम इन्होंने लगाया पुलिस वाले ने यहाँ पे, रोको मत जाने दो। आपने सुना कि रोको मत जाने दो, ठीक है, सुनने में मिस्टेक हो गई, गलती हो गई। अब एक विराम चिन्ह के चक्कर में ये चोर भाग गया और पुलिस वाला जो इसको सूतने वाला था वो बाप को सूतेगा, तो ये विराम चिन्ह का फर्क पड़ जाता है, इतना ज़्यादा फर्क पड़ जाता है। जैसे एक पूर्ण विराम होता है, कहाँ यूज करते हैं पूर्ण विराम के बारे में बात करें कि प्रश्नवाचक और विस्मयादिबोधक वाक्यों को छोड़कर शेष सभी वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम का प्रयोग होता है। या तो प्रश्नवाचक को छोड़ दो, एक तो आप एक विस्मयादिबोधक जो चिन्ह होते हैं उनको छोड़ दो, इनके अलावा शेष सभी वाक्यों के अंत में आपको पूर्ण विराम लगाना होता है। पूर्ण विराम ऐसे लगाना होता है। जब सामान्य कथन किया जाता है
एक तथ्यात्मक जानकारी दी जाती है तो पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे ये देखो, इसमें भी लगा हुआ पूर्ण विराम। देवनागरी लिपि का मानक रूप निर्धारित करते समय पूर्ण विराम के रूप में एक खड़ी पाई, ऐसे लगाते हैं पूर्ण विराम स्वीकार की गई है। रोमन लिपि का पूर्ण विराम फुल स्टॉप, ये फुल स्टॉप है, पूर्ण विराम नहीं है, ये स्वीकार नहीं होगा हिंदी में, ध्यान रखना, गलत है। अतः हिंदी लेखन में खड़ी पाई इस तरह से पूर्ण विराम लगता है। राम आम खाता है, पूर्ण विराम। हम बाजार जाते हैं, पूर्ण विराम। देखो एक चीज़ ध्यान दो, राम आम खाता है, राम आम खाता है सिंगुलर है, इसलिए है कि कोई आपकी बिंदी नहीं दिख रही। हम बाजार जाते हैं प्लूरल हो गया, तो अब यहाँ पे आपको है के बिंदी दिख रही है। ये देखो, आप ढंग से देखो अच्छे से, ये इसमें है कि आपको बिंदी दिख रही होगी। ये हम बाजार जाते हैं, क्यों, प्लूरल हो गया है ना, यहाँ पे एक वचन है, यहाँ पे बहुवचन हो गया। मेरे पास एक लड़का रहता है, पूर्ण विराम, वह रोज़ व्यायाम करता है। बहुत बढ़िया, व्यायाम करना चाहिए, रोज़ करना चाहिए। फिर उस लड़के का नाम नरेंद्र है, पूर्ण विराम। नरेंद्र नाम के लोग प्रधानमंत्री बनते हैं, प्लूरल हो गया ना, इसलिए यहाँ पे बिंदी भी लगी है। तो जरूरी नहीं है नरेंद्र नाम के लोग प्रधानमंत्री बने, राहुल नाम के भी बन सकते हैं। वोकेब की बात करेंगे अब इंग्लिश में। इम्पोर्टेंट आपकी वोकेब देखते हैं जो आपके एग्जाम में आपसे पूछी जा सकती है। ऑक्यूपाई का मतलब होता है किसी स्थान या समय घेरना, उसको ऑक्यूपाई बोलते हैं। टेकअप बोल सकते हैं, फिल बोल सकते हैं, अटेंड बोल सकते हैं। टेकअप, फिल, अटेंड बोला जा सकता है। ऑक्यूपाई करना, स्थानीय समय घेरना, टेकअप बोल सकते हैं, फिल बोल सकते हैं और अटेंड बोल सकते हैं। और एंटोनियम्स की विलोम शब्द की बात करेंगे तो इग्नोर हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, इग्नोर हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा। बेटर का मतलब होता है बेहतर, अच्छा। सुपीरियर बोल सकते हैं, प्रीफर्ड बोल सकते हैं, इम्प्रूव्ड बोल सकते हैं। सुपीरियर बोल सकते हैं, प्रीफर्ड बोल सकते हैं और इम्प्रूव्ड बोला जा सकता है। और एंटोनियम्स की बात करेंगे तो स्मॉलर हो जाएगा, वर्स हो जाएगा और इन्फीरियर हो जाएगा। स्मॉलर बोल सकते हैं, वर्स बोल सकते हैं और इन्फीरियर बोला जा सकता है। स्मॉलर, वर्स, इन्फीरियर हम इसको बोल सकते हैं। क्यूरियस होना, क्यूरियस बोलते हैं नहीं तो बड़ा क्यूरियस है, बड़ा जिज्ञासु है, जानने का जो इच्छुक होता है। तो क्यूरियस, जिज्ञासु, कुछ जानने का इच्छुक, उसे हम क्यूरियस बोलते हैं। इंक्वायरिंग बोल सकते हैं, इंटरेस्टेड बोल सकते हैं। इंक्वायरिंग बोला जा सकता है, इंटरेस्टेड बोल सकते हैं। और एंटोनियम की बात करेंगे तो इनक्यूरियस हो जाएगा, ऑर्डिनरी हो जाएगा। इनक्यूरियस, ऑर्डिनरी कह सकते हैं। किंडल्ड का मतलब होता है सक्रिय करना, जगाना, उसको बोलते हैं किंडल्ड, सक्रिय करना, जगाना। अवेकन बोला जा सकता है। और एंटोनिम्स की बात करेंगे तो एक्सटिंग्विश हो जाएगा, पुट आउट हो जाएगा। जैसे बोलते हैं ना, पुट आउट द लाइट बिफोर गोइंग आउटसाइड। पुट आउट का मतलब बंद करके चले जाना। तो जगाना क्या उल्टा वैसे भी क्या होगा, बंद करना होगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, पुट आउट हो जाएगा। एस्वेज का मतलब शांत करना, एस्वेज का मतलब शांत करना। एलिविएट बोल सकते हैं, लाइटन बोल सकते हैं, मिटिगेट बोल सकते हैं। शांत करना, एलिविएट बोल सकते हैं, लाइटन बोल सकते हैं, मिटिगेट बोल सकते हैं। और एंटोनियम की बात करेंगे तो अग्रीवेट बोला जा सकता है, एक्जरबेट बोला जा सकता है। अब कुछ इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं 5 लेकर आया हूँ प्रीपोजिशंस, जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। देखो, ये जो क्लास आपकी हो रही है, क्लास के लिए काफ़ी मेहनत की जाती है, पूरी एक एक क्वेश्चन तैयार किया जाता है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिए सिलेक्ट किया जाते हैं। इसलिए आप सभी से मैं बार बार यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर करना, वीडियो जितना ज़्यादा हो सके शेयर ज़रूर कर देना। या आप खुद एक बार सोचना समझना कि आपके RSM SSB स्टेनो वाले बच्चे हैं, उनके सिलेबस के लिए मेरे अलावा और इतनी मेहनत कौन कर रहा है। आपको एक सिंगल पर्सन भी नहीं मिलेगा। आपके स्टेनो हो गया, LDC हो गया, कोई आपके लिए ऐसा इस तरह अलग से क्लासेज नहीं लगाएगा आपके लिए। इसलिए जितना उसके शेयर ज़रूर करना। प्रीपोजिशन की बात करें, द कमेटी कॉम्प्राइजेज डैश मैन ऑफ वाइल्डली डिफरेंट व्यूज़। देखो, इंसिस्ट के साथ ऑफ आता है और कंप्राइजेस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आता तो नो प्रीपोजिशन हो जाएगा। इंसिस्ट अपने साथ में ऑफ लेता है,
लेकिन कॉम्प्रोमाइज के बात करेंगे तो इसके साथ कोई हम बात करें प्रीपोजिशन नहीं आता, इंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। आप हमेशा ध्यान रखना, ये रूल फिक्स नियम होता है, फिक्स रूल होता है। तो यहाँ पे कंप्राइज के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा, इंसिस्ट ऑफ लेता है, इंसिस्ट अपने साथ में ऑफ लेता है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, ये ध्यान रखना, ये फिक्स आपके यहाँ पे फिक्स है। इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, इस तरह से हम यूज करते हैं। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम होगा, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम, सफरिंग के साथ क्या आएगा, फ्रॉम आएगा, तो सफ़र के साथ फ्रॉम आता है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर, तो सफरिंग के साथ फ्रॉम आता है। शी इज़ सफरिंग फ्रॉम अ बैड थ्रोट इन्फेक्शन, ही वॉज स्वॉर्न डैश एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, ही वॉज स्वॉर्न इन, शपथ लेना, स्वॉर्न इन का मतलब होता है शपथ लेना। प्राइम मिनिस्टर स्वॉर्न इन, प्राइम मिनिस्टर ने शपथ ली, तो ही वॉज स्वॉर्न इन का मतलब हो जाएगा शपथ लेना, उसने शपथ ली। ही वॉज स्वॉर्न इन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द स्टूडेंट्स यूनियन यस्टरडे, सीधा सीधा रट सकते हो आप इसको, स्वॉर्न इन मतलब शपथ लेना। वॉशिंग मशीन वर्क्स बाई इलेक्ट्रिसिटी, वॉशिंग मशीन वर्क्स बाई इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके बात करेंगे कुछ आर्टिकल और डिटर्मिनर्स के बारे में। पहले आपको आंसर नहीं दिखा रहा हूँ मैं, ताकि आप थोड़ा माइंड तो लगाओ कम से कम। जैसे आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, क्या गलती है इसमें, क्या मिस्टेक है इसमें, दिमाग लगाओ। आयरन इज हार्डर देन एनी मेटल, तो इसकी बात करेंगे हम, राइट होगा कि आयरन इज हार्डर देन एनी अदर मेटल, आयरन इज हार्डर देन एनी अदर आएगा इसमें। वैसे ये आपके समझ में आ जाएगा थोड़ी देर में, जल्दी समझ में आ जाएगा, एक एग्जाम्पल और आएगा उसमें आप समझ जाओगे। ही इज़ मोर वाइजर देन यू, मोर वाइजर होता है क्या, या वाइज का वाइजर होता है, ही इज़ वाइजर देन यू होगा, वाइज का वाइजर हो जाएगा, ही इज़ वाइजर देन यू, ही इज़ वाइजर देन यू सही होगा। देखो कुछ फिक्स प्रीपोजिशंस है, जैसे कुछ फिक्स एडजेक्टिव्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जैसे सीनियर, जूनियर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रीफर, एल्डर, इन सब के साथ प्रीपोजिशन टू आता है। सीनियर टू, जूनियर टू, सुपीरियर टू, इन्फीरियर टू, प्रीफर टू, एल्डर टू, इन सब के साथ फिक्स है प्रीपोजिशन टू इनके साथ आएगा। जैसे ही इज़ सुपीरियर टू मी, शी इज़ जूनियर टू मी, राहुल इज सीनियर टू मी, तो ये फिक्स इनके साथ आएगा, आपको ध्यान रखना है, फिक्स एडजेक्टिव इनके साथ हम यूज करते हैं। माई क्लोथ्स आर बेटर देन यू, हिंदी ट्रांसलेट करता हूँ, देखिए इसकी, मेरे कपड़े तुमसे अच्छे हैं। माई क्लोथ्स आर बेटर देन यू, तुमसे अच्छे हैं या तुम्हारे कपड़ों से अच्छे हैं, तो माई क्लोथ्स आर बेटर देन यू की जगह हम यूज करेंगे कि माई क्लोथ्स आर बेटर देन योर क्लोथ्स, माई क्लोथ्स आर बेटर देन योर क्लोथ्स सही होगा। तो ये आपको ध्यान रखने हैं, इम्पोर्टेंट मैंने आपको करवाए हैं। अगला देखते हैं, द रिवर इज़ द मोस्ट लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, लॉन्ग, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, मोस्ट लॉन्गेस्ट गलत हो जाएगा, द रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल, द रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल सही होगा। अनिल इज़ वाइजर एंड स्ट्रोंगर देन श्याम, ये सही है, ये सही है। अनिल इज़ वाइजर एंड स्ट्रोंगर देन श्याम बिल्कुल परफेक्ट है, सही है, कोई गलती नहीं है। अनिल इज़ वाइज एंड स्ट्रोंगर देन श्याम हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे, यहाँ भी स्ट्रोंगर आएगा, यहाँ भी वाइजर आएगा, सेम चलेगा। अब आपका थोड़ा सा सामान्य ज्ञान में बढ़ा देता हूँ, जनरल नॉलेज आपका थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। इम्पोर्टेंट यहाँ पे आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं जीके के, हमारा राजस्थान का जीके। निम्न में से जोधपुर के संस्थापक कौन थे? लगभग सभी को पता है, राव जोधा जोधपुर के संस्थापक हैं। 1459 में इन्होंने जोधपुर बसाया और इसकी रक्षा के लिए इन्होंने चिड़ियाटूंग की पहाड़ी पर
मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण भी करवाया था, ये सबको पता है। और ये भी मैं बताता हूँ कि 1459 में 100 साल जोड़ देना, 1559 में महाराणा उदय सिंह ने उदयपुर शहर बसाया था, ये भी बताता हूँ। साथ साथ ध्यान रखना, राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। आपसे पूछा जाएगा कि जैसे जोधपुर वाला क्षेत्र है ना, मारवाड़ कहलाता है, तो आपसे पूछा जाएगा मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना किसने की? राव सिंह ने मारवाड़ में राठौड़ वंश की स्थापना की थी। एक आपसे पूछा जाता है कि राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल किसे कहते हैं? आपके जोधपुर में जसवंत थड़ा को ही राजस्थान या मारवाड़ का ताजमहल कहते हैं। और इम्पोर्टेंट बात, ये तो मारवाड़ के शासक हैं, इनका अंतिम संस्कार जसवंत थड़ा में किया जाता था। मारवाड़ के शासकों का अंतिम संस्कार कहाँ होता था? जसवंत थड़ा में ही होता था, ये भी ध्यान रखना। एक देर का है राव चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी और भूला बिसरा राजा आदि के नामों से जानते हैं। एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि मारवाड़ का प्रताप का अग्रगामी व भूला बिसरा राजा के नाम से किसे जानते हैं? राव चंद्रसेन को जानते हैं। राव लग गया मतलब जोधपुर वाला है। मोटा राजा उदय सिंह के बारे में ये ध्यान रखना कि मोटा राजा उदय सिंह मारवाड़ का प्रथम शासक है जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी, इसलिए मोटा राजा उदय सिंह आपको ध्यान रखना है। वैसे इसको मोटा राजा की उपाधि अकबर ने दी थी। अगला देखते हैं, गिरी सुमेल का युद्ध किन किन के मध्य हुआ? गिरी सुमेल का युद्ध 5 जनवरी 1544 जेतारण में ये युद्ध हुआ था। मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। हालांकि मालदेव तो इस युद्ध में आया भी नहीं था, इसके जो सेनापति थे जेता व कुंपा यही लड़े थे, बड़ी बहादुरी से लड़े थे। शेरशाह सूरी के छक्के छुड़ा दिए थे। शेरशाह सूरी बड़ी मुश्किल से युद्ध जीता था, और युद्ध जीतते जीतते क्या बोलता है शेरशाह सूरी कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता, ये डर बैठा दिया था इसके। तो मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था। 1857 ईस्वी की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक कौन थे? महाराजा स्वरूप सिंह थे। 1800 मेवाड़ की वैसे बात करें तो महाराणा इनको बोला जाएगा, महाराणा होगा ये, महाराजा नहीं होगा, सॉरी महाराणा बोलेंगे। मेवाड़ के क्या कहलाते हैं? महाराणा कहलाते हैं। तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे महाराणा स्वरूप सिंह थे। ध्यान रखना, ये वही थे जिन्होंने स्वरूप दिया था। किसको दिया था? तो चित्तौड़गढ़ में जो कीर्ति स्तंभ बना हुआ है, विजय स्तंभ बना हुआ है, उसको स्वरूप दिया था। एक बार 9वीं मंजिल पर बिजली गिरने से क्षतिग्रस्त हो गई थी, उसका वापस स्वरूप दिया था, मतलब वापस निर्माण इन्होंने करवाया था। तो ध्यान रखना, महाराणा स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति समझ में नहीं आ रही, एक बार YouTube पे 1857 की क्रांति डेनियल क्लासेस लिखना, लाखों लोगों ने वीडियो देखे, 100% आपके सारी चीज़ें याद होंगी। आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? अल्लट ने करवाया था। अल्लट को ख्यातों में आलू रावल भी कहा गया है। अल्लट ने आहड़ में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था, आपको ध्यान रखना है। अल्लट ने आहड़ उदयपुर में वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो बप्पा रावल हैं, बप्पा रावल ने मेवाड़ में एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण करवाया था। ध्यान रखना, एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? कैलाशपुरी गांव नागदा उदयपुर में एकलिंग जी का मंदिर बना हुआ है। बाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध था? बाराकोटड़ी हमारा आमेर प्रसिद्ध है बाराकोटड़ी के नाम से। देखो, जो पृथ्वीराज कछवा था, पृथ्वीराज कछवा ने आमेर रियासत को अपने 12 पुत्रों में विभाजित किया था, इसलिए इसे बाराकोटड़ी के नाम से जाना जाता है। किसने किया था? पृथ्वीराज कछवा। ये पृथ्वीराज कछवा वही पृथ्वीराज कछवा है जिसने राणा सांगा का साथ दिया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 रूपवास तहसील भरतपुर गंभीर नदी के किनारे जो युद्ध हुआ था, उसमें पृथ्वीराज कछवा ने साथ दिया था और इनकी मृत्यु भी हो जाती है। पृथ्वीराज कछवा की मृत्यु भी हो जाती है। यहाँ से कुछ और इंपॉर्टेंट प्रश्न बताता हूँ मैं आपको आमेर से। राजस्थान का प्रथम शासक आमेर के राजा भारमल, जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी। सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि राजस्थान का प्रथम राजपूत शासक कौन सा था जिसने अकबर की या मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी? भारमल था। मान सिंह की छतरी पूछेगा कहाँ है? हाड़ीपुर आमेर में है। फिर पूछता है आपसे कि जो हमारा मिर्ज़ा राजा था, मिर्ज़ा राजा जयसिंह था, मिर्ज़ा राजा जयसिंह को मिर्ज़ा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने दी थी। फिर आपसे पूछेगा
कि जो सवाई जय सिंह है उसको सवाई की उपाधि किसने दी थी? औरंगजेब ने दी थी। इतने छांट छांट के आपको प्रश्न बता रहा हूँ, ढंग से याद कर लोगे, बेड़ा पार आपका हो जाएगा। अच्छा, साइंस कर रहे थे, कुछ साइंस के प्रश्न भी आपके लिए लाया हूँ। मानव में गुणसूत्रों के कितने युग्म होते हैं? मानव में 23 युग्म होते हैं। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 अर्थात 23 जोड़ी पाई जाती है। इनमें से 22 जोड़े स्त्री पुरुष से समान होते हैं, भिन्न नहीं, समान होते हैं, परंतु एक जोड़ी स्त्री व पुरुष में भिन्न होते हैं। इन्हें लिंग गुणसूत्र कहते हैं। तो 23 जोड़े पाए जाते हैं, आपको ध्यान रखना है। मलेरिया कैसे होता है बताओ, कैसे फैलता है मलेरिया? मलेरिया मादा, फीमेल, मेल नहीं फीमेल से, फीमेल एनाफिलीज मच्छर के काटने से होगा, ये ध्यान रखना। मेल का इसमें कोई योगदान नहीं है मलेरिया फैलाने में, फीमेल का है। प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ द्वारा मलेरिया उत्पन्न होता है, जो मादा एनाफिलीज मच्छर के मुख की लार ग्रंथियों में मौजूद होते हैं। मादा के होते हैं, ध्यान रखना। रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस यूज होती है बताओ, कौन सी होती है? फ्रीओन गैस होती है। रेफ्रिजरेटर में किसका उपयोग होता है? फ्रीओन गैस का। रेफ्रिजरेटर में फ्रीओन गैस का प्रयोग किया जाता है, जो शीतलीकरण में सहायक होती है। हालांकि ये हमारे एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बड़ा नुकसान पहुंचाती है। मानव रुधिर का पीएच कितना है? मानव रुधिर का पीएच तो 7.4 है। स्वस्थ मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर रुधिर होता है, जिसका मान पीएच 7.4, इधर रह गया 7.4 होता है। यह एक तरल संयोजी उत्तक है। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, बैटरी में होता है, बैटरी में होता है। डायनामो द्वारा यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है तथा बैटरी द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। करंट अफेयर्स, देखो ये करंट अफेयर वो वाला करंट अफेयर नहीं है जो मैं आपको डेली करवा रहा हूँ। ये पिछले जैसे आपके 2024 है ना, 2024 का ये निचोड़ है, ध्यान रखना। 2024 का निचोड़ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वहाँ पे। रोज आपकी क्लास होती है, उसमें तो रोज का होता है। ये तो सारा सब कुछ निचोड़ में आपको करवाता हूँ, है ना, तो कंफ्यूज मत होना। राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह कहाँ बनाया जाएगा? बाखासर, बाड़मेर में राजस्थान का पहला शुष्क बंदरगाह बनने जा रहा है, रट लेना। और भारत का पहला बाजरा अनुसंधान संस्थान गुड़ामलानी, बाड़मेर में है। हाल ही में राजस्थान के किस खिलाड़ी को पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष बनाया गया? देखो मैं कई बार बता चुका हूँ, देवेंद्र झाझड़िया, नाम रट लेना। ये नाम एग्जाम में आपसे रूबरू होगा, एग्जाम में पूछा जाएगा। क्यों? देवेंद्र झाझड़िया अभी लोकसभा चुरू से भाजपा की तरफ से प्रत्याशी थे, हार गए, जीत नहीं पाए। तो देवेंद्र झाझड़िया को तो आप ढंग से याद रखना। पैरा ओलंपिक का अध्यक्ष भी देवेंद्र झाझड़िया कहाँ के? चुरू के हैं। देवेंद्र झाझड़िया ओलंपिक में 2 बार गोल्ड मेडल, 1 बार रजत पदक जीत चुके हैं, आपको ध्यान रखना है। 2 बार गोल्ड जीता, 1 बार सिल्वर जीता है। राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार के सर्वोच्च मीरा पुरस्कार 2023-24, इस प्रश्न को जितनी बार करोगे कम है, एग्जाम वाला प्रश्न है। तो 2023-24 से रतन कुमार सांभरिया, जयपुर को उनके उपन्यास सांप के लिए पुरस्कृत किया गया, सांप के लिए। 2022-23 का मीरा पुरस्कार रति सक्सेना, उनकी कविता हंसी एक प्रार्थना के लिए दिया गया। वर्ष 2023-24 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार बीकानेर के डॉक्टर मनमोहन सिंह यादव को उनकी किस पुस्तक के लिए दिया गया? कुदरत सु कुचमाद के लिए दिया गया, कुदरत सु कुचमाद के लिए दिया गया, कुदरत सु कुचमाद। वर्ष 2022-23 का सूर्यमल मिशन शिखर पुरस्कार बीकानेर के वरिष्ठ साहित्यकार मधु आचार्य को उनकी पुस्तक पीड़ आड़ी पाड़ बांध के लिए मिला, पीड़ आड़ी पाड़ बांध के लिए मिला। हाल ही में राजस्थान राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष CR चौधरी बन गए हैं, CR चौधरी बन गए हैं। और जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2024 में श्री द्वारिका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड किसे दिया गया? अमीश त्रिपाठी को मिला, ये अवार्ड अमीश त्रिपाठी को मिला। तो डेली डोज की क्लास 2 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी बच्चे स्टेनो की, LDC की इनकी तैयारी कर रहे हैं, आप प्ले स्टोर पर जाना, डेनियल क्लासेस की ऐप दिखेगी आपको, डेनियल क्लासेस की आप ऐप डाउनलोड कर लेना, डेनियल क्लासेस की ऐप डाउनलोड करना।
RSMSS भी स्टेनो का कोर्स दिख जाएगा। मात्र 999 रुपये में आपको कोर्स मिलेगा। उसमें कोर्स भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी आपको मिल जाएंगे, मॉडल पेपर भी आपको मिलेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको यहीं पर मिल जाएंगे। डेली डोज की आपकी 20 क्लासेज यहाँ होंगी, बाकी की 30 क्लास भी वहीं पर होंगी। वीडियो को शेयर करें, टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर ज्वाइन करें, वहाँ पे भी आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, अपडेट मिलती रहती है। धन्यवाद।